Good morning students. In this video, we will cover trading and settlement procedure at stock exchange. Clear? हम लोग ने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने डीमैट एंड डीमैटलाइजेशन उसकी एक केस स्टडी लेके चले थे. क्लियर? उस केस स्टडी में हम लोग के दो लोग थे, एक तो राजू और एक श्याम. राजू को रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने थे, मींस उसको आईपीओ में पैसा लगाना था. श्याम को उसके पास पहले से ही अनुराधा के शेयर्स थे, वो शेयर्स उसको सेल करने थे. क्लियर? हमको मालूम है राजू को कहाँ जाना है, प्राइमरी मार्केट में जाना है, और इसको कहाँ जाना है, सेकेंडरी मार्केट में जाना है, ये हमको मालूम है. क्लियर? अब जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो इनको पता चली, वो थी इनको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना था डिपॉजिटरी के पास. तो लास्ट क्लास में ही हमने कवर कर लिया था कि उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट उन्होंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया था. क्लियर? अब डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद राजू को तो क्या करना है, राजू की कहानी. राजू को क्योंकि क्या करना था, उसको तो अपने शेयर्स जो थे खरीदने थे. कहाँ से खरीदने थे उसको शेयर्स? उसको शेयर्स खरीदने थे जब रिलायंस कंपनी का आईपीओ आएगा, तो उस आईपीओ में से वो शेयर्स खरीदना चाह रहा था. क्लियर? तो जब आईपीओ आता है तो उसमें क्या रोल रहता है, किस तरीके से काम होता है. क्लियर? तो उसमें रिलायंस कंपनी को जब भी शेयर्स इशू करने होंगे, वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे. प्रोस्पेक्टस इशू जब होगा तब वहां पे से जो राजू है, राजू क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाएगा. एप्लीकेशन लगाने के बाद कंपनी के पास जाएगा, कंपनी उसको क्या करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी, और इसके जो शेयर्स हैं वो जो इसने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अकाउंट खुलवाया था उस डीमैट अकाउंट में आके उसके वो शेयर्स जमा हो जाएंगे. क्लियर हम लोग का? तो ये सिस्टम हम लोगों का उनका चलेगा. प्राइमरी मार्केट में काम किया. अब बात यहाँ पे आ रही थी कि शाम को काम कहाँ करना था. शाम को काम करना था कि उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या करने थे, एग्जिस्टिंग शेयर्स सेल करने थे. तो एग्जिस्टिंग शेयर्स सेल करने के लिए हमको ये मालूम है कि कहाँ जाना पड़ता है, हमको मालूम है सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ता है. सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या हो गया कि हमको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स सेल परचेज करने पड़ेंगे. तो हमको अब ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर हम लोग का किस तरीके से चलता है, उसको हमको पूरा समझना है. तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते जाना, हाथों हाथ हम लोग इसको लर्न करने का कोशिश करेंगे. क्लियर? ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज. फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. मेरा डीमैट अकाउंट खुल गया, शाम का डीमैट अकाउंट खुल गया. शाम को शेयर्स सेल करने, हो सकता है मेरे को शेयर्स खरीदने. क्लियर? हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग दो लोग लेके चल रहे हैं. उसको तो हमने प्राइमरी मार्केट में भेज दिया, राजू को. अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट की. सेकेंडरी मार्केट में हम लोग ले रहे हैं, मैं खुद को ले रही हूँ, प्लस हम लोग एक शाम को ले रहे हैं. शाम को सेल करने शेयर्स और मेरे को शेयर्स परचेज करने. तो सबसे पहला काम मैंने आपको समझाया था कि स्टॉक एक्सचेंज में हम डायरेक्ट काम नहीं कर सकते. स्टॉक एक्सचेंज में हमको अगर काम करना है तो वो काम केवल किसके थ्रू होगा, ओनली थ्रू ब्रोकर. केवल किसके थ्रू होगा, ब्रोकर के थ्रू होगा. फर्स्ट स्टेप इज टू सर्च फॉर ब्रोकर. अगर मेरे को माना कि मेरे सिटी में 10 ब्रोकर्स हैं, तो आउट ऑफ दोज 10 ब्रोकर्स आई हैव टू सेलेक्ट वन ब्रोकर whom we can call them, हम लोग उनको बोलेंगे मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज से काम करेगा परचेज सेल ऑफ शेयर्स का हमारे लिए.
तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। क्लियर? जस्ट लाइक हम लोग बात करें कि हमारा जो केस चल रहा था उसमें मैंने यहाँ पे लिया था, एक तो क्लाइंट था, ये श्याम था, प्लस मैंने यहाँ पे खुद को ले लिया, मैंने एम ले लिया। क्लियर? एम। तो अब उस कंडीशन में सबसे फर्स्ट स्टेप सर्च फॉर ब्रोकर। क्लियर? ब्रोकर कौन होगा? रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। आप उसके पास जाओगे, जब आप उसके पास जाओगे तो ही विल आस्क फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशंस फ्रॉम यू। वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशंस मांगेगा। उस इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या देना है? पेन देना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस आप लोग का, उसके बाद आप लोग का क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट की डिटेल, डीमैट अकाउंट की डिटेल, और अगर आपने अपने सिटी में पहले और किसी रजिस्ट्रार के किसी और ब्रोकर के पास रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसकी भी डिटेल देनी है कि पहले हम उस ब्रोकर के पास काम करते थे। क्यों देनी है? क्या पर्पस है इंफॉर्मेशन लेने का? जिससे कि कंफर्म कर सकें, कल को हम उसको फोन कर लें कि भाई क्या बात है, कल तक आपके पास काम करता था, मेरे पास क्यों आ रहा है, कहीं कोई पेमेंट वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए हम उनसे ले लेते हैं कि आपने कहीं और भी किसी ब्रोकर के पास काम किया था क्या, उसकी डिटेल ले। क्लियर? तो सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, broker will ask you some information, you have to provide certain informations to the broker, then broker will enter into an agreement with you। उसका आपके साथ एक एग्रीमेंट होगा रिटन में प्रॉपर तरीके से, और एग्रीमेंट होने के बाद जब उस पर साइन हो जाएंगे तो वो अपने यहाँ इन्वेस्टर ऑब्लिक में इसको बोल सकती हूँ क्लाइंट का अकाउंट खोल लेगा। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर करेंगे हम लोग। ब्रोकर कौन होगा? मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज होगा। ब्रोकर हमसे सर्टेन इंफॉर्मेशंस मांगेगा, वो इंफॉर्मेशंस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे सारी, और वो ब्रोकर अगर सेटिस्फाई होगा तो ब्रोकर विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अस, हमारे साथ एग्रीमेंट करेगा। एग्रीमेंट करने के बाद वो अपने यहाँ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेगा। मीन्स कि हम लोगों ने बोला ब्रोकर है, ब्रोकर एक श्याम का अकाउंट खोल लेगा और एक एम का अकाउंट खोल लेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें मैं सारी ट्रेडिंग करूंगी उसकी डिटेल होगी। क्लियर? ये मैंने एक वो लगवा रखा है कि ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट का किस तरीके से सैंपल होता है। क्लियर? फिर होने के बाद अगर किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट, देखो क्या होता है कि जब शेयर्स की हम लोग सेल परचेज करते हैं, शेयर्स की जब भी ट्रेडिंग होगी तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। एक तो इन्वॉल्व होगा मनी और एक इन्वॉल्व होगा शेयर्स। जो मनी का लेना देना होगा वो तो होगा बैंक अकाउंट के थ्रू, और जो शेयर्स का लेना देना होगा वो होगा आपका डीमैट अकाउंट के थ्रू। क्लियर? तो आपको दो अकाउंट मस्ट है, एक तो बैंक अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट। जैसे मान लो मैंने शेयर्स सेल किए, ठीक है, मैंने शेयर्स सेल करे, तो सेल करने की कंडीशन में मेरे पास मनी आएगा जो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? मनी आएगा वो मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, और शेयर्स में से जाएंगे ये तो प्लस हो जाएगा, और यहां से शेयर्स जाएंगे तो डीमैट अकाउंट्स में से शेयर्स क्या हो जाएंगे? माइनस। अगर मैंने शेयर्स परचेज किए तो बैंक अकाउंट में मेरा माइनस हो जाएगा क्योंकि मेरे को पेमेंट करना है, और डीमैट अकाउंट में मेरा क्या हो जाएगा? शेयर्स मेरे प्लस हो जाएंगे। तो मेरे को दो अकाउंट जरूर चाहिए, एक तो बैंक अकाउंट चाहिए कैश की डीलिंग के लिए, और एक बैंक डीमैट अकाउंट चाहिए किसके लिए? शेयर्स के लिए। क्लियर? तो वो इंश्योर करेंगे सेकेंड स्टेप में कि हम लोगों का डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों हैं। एक चीज याद रखनी है, डीमैट अकाउंट भी बोलते हैं या इसको हम लोग बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोल सकते हैं, जो हमको ओपन कराना पड़ेगा किसके पास? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। ये तो डीमैट अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट। क्लियर? तो यहाँ पे कैश की डीलिंग होगी, यहाँ पे शेयर्स का लेना देना होगा, प्लस माइनस होगा। क्लियर हम लोग का यहाँ? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसिंग द ऑर्डर। एग्रीमेंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट उसके पास खुल गया, डीमैट अकाउंट हमने खोल लिया, बैंक अकाउंट हमारा ओपन है। अब मेरे को क्या करना है? मींस क्लाइंट को क्या करना है? ऑर्डर प्लेस करना है। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे? एम ऑब्लिक हम लोगों ने बोला श्याम, एम ऑब्लिक श्याम विल प्लेस ऑर्डर। ऑर्डर किसको करेंगे? ब्रोकर को। विल प्लेस ऑर्डर टू ब्रोकर।
ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया ब्रोकर को। शाम ने कहा कि मेरे को शेयर्स सेल करने, मैंने कहा कि मेरे को शेयर्स परचेज करने। तो हम दोनों ने अपना अपना ऑर्डर, स्पेसिफिक प्राइस भी वहां पे मेंशन करेंगे कि कितने में खरीदने कितने में बेचने, वो मैंने ब्रोकर के पास ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी, ऑर्डर प्लेस करते के साथ वो मेरे को एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। वो मेरे को एक ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करता है। ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप जो है वो इस चीज की कंफर्मेशन है कि आपने मेरे पास ऑर्डर प्लेस किया है। इट मीन्स ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इज जस्ट द कंफर्मेशन ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, मीन्स इट्स नॉट अ कंफर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ये नहीं है कि आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, मीन्स ये नहीं है गारंटी कि अभी आपके शेयर सेल होंगे नहीं होंगे, परचेज होंगे या नहीं होंगे। इट्स ओनली अ कंफर्मेशन कि आपका ऑर्डर मेरे पास आ गया है, तो वो ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, प्लेस दी ऑर्डर, उसने ऑर्डर प्लेस किया बाय या सेल का ब्रोकर के पास, और ब्रोकर ने क्या किया, इशू कंफर्मेशन स्लिप, एंड इट इज जस्ट अ कंफर्मेशन दैट ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रोकर। केवल इस चीज की कंफर्मेशन है कि ब्रोकर के पास आपका ऑर्डर चला गया। इट्स नॉट अ कंफर्मेशन कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो एग्जीक्यूट हो गया है। एग्जीक्यूशन की अभी कोई पता नहीं है कि शेयर्स परचेज होंगे या नहीं होंगे, सेल होंगे या नहीं होंगे। क्लियर? आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर, आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर, अब आप ये मानो कि क्लाइंट का काम तो खत्म, क्लाइंट जाके घर पे सो जाए। अब काम शुरू हुआ किसका, ब्रोकर एंड स्टॉक एक्सचेंज का। क्लियर? अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर का अपने यहां सिस्टम है, इस सिस्टम में वो उस ऑर्डर की एंट्री कर देगा, और एंट्री करने के बाद उसका जो सिस्टम है उसको कनेक्ट करेगा किससे, स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम से कनेक्ट कर देगा। क्लियर? स्टॉक एक्सचेंज का एंट्री करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद उसका भी काम खत्म। वो क्या करेगा, उस ऑर्डर को, वो जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को मैच करने की कोशिश करेगा एट दी बेस्ट प्राइस, जो भी प्राइस है उस पर। क्लियर? बाइंग का ऑर्डर है तो सेलर ढूंढेगा, सेल का ऑर्डर है तो बायर ढूंढेगा। तो इस तरीके से ऑर्डर्स को मैच करने की कोशिश करेगा, और अगर वो ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं, बायर को सेलर मिल जाता है, सेलर को बायर मिल जाता है, तो वो क्या कहलाएगा कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ट्रेड हो गया। नहीं तो नॉट एग्जीक्यूटेड, और वो अभी स्टॉक एक्सचेंज की बुक्स में स्टोर रहेगा एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू। आपने मान लो ये बोला था कि आज में हो जाए तो ठीक है, नहीं मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देना, तो शाम को कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने ये बोला था कि नहीं जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक बुक्स में रहे, तब तक रहेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस यू हैव इम्पोज्ड व्हाइल गिविंग और प्लेसिंग योर ऑर्डर, कि आपने ऑर्डर में क्या लिखा था उसके हिसाब से वो चलता रहेगा। क्लियर? अब ये देखो, यहां पे ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने कनेक्ट किया किससे, एनएससी बीएससी से, ट्राई टू मैच, उन्होंने मैच करने की कोशिश की। मैच करने के बाद अगर मैच हो जाता है तो ट्रांजैक्शन इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड, और मैच नहीं होता है तो नॉट एग्जीक्यूटेड एंड स्टोर्ड इन द बुक्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? फिर इसके बाद इसको ही हमने एक्सप्लेन किया है कि ब्रोकर आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर विल गो ऑनलाइन, वो ऑनलाइन जाएगा एंड कनेक्ट टू द मेन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज विल ट्राई टू मैच द ऑर्डर, मैच करने की कोशिश करेगा। मैच हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें मेरा एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, जैसे ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होते के साथ ही ब्रोकर क्या करेगा, एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप देगा। पहले क्या दी थी, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप किस चीज का कंफर्मेशन था, कि आपका ऑर्डर मेरे पास आ गया। अब ये जो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप है, ये कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन किस चीज की है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। ये इस चीज की कंफर्मेशन है कि ऑर्डर अब एग्जीक्यूट हो गया है। आपने परचेज करने के लिए कहा था तो आपके शेयर्स परचेज हो गए हैं, आपने सेल करने के लिए कहा था तो आपके शेयर सेल हो गए। क्लियर? तो इस चीज की कंफर्मेशन के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड की कंफर्मेशन के लिए
ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू की जाएगी। क्लियर हम लोग का यहाँ? ठीक है, अब ट्रेड कंफर्मेशन होने के जस्ट बाद विद इन 24 आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कि विद इन 24 आवर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर मस्ट इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट टू क्लाइंट को ये कंफर्मेशन, ये एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। ये बोलते हैं कि 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स आपको मतलब एग्जीक्यूशन होने के 24 आवर्स में यू हैव टू इशू द कॉन्ट्रैक्ट नोट विच कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: नंबर ऑफ शेयर्स, आपने इतने खरीदे या इतने बेचे, इस प्राइस पे खरीदे बेचे, आपका डेट ये है, टाइम ये है, और आपकी इतनी ब्रोकरेज लगेगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कॉन्ट्रैक्ट नोट में, जो हम विद इन 24 आवर्स क्लाइंट को इशू करेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है is a legally enforceable document and help to settle dispute between the investor and broker। ये बोलते हैं कल को कभी भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसके बीच में, क्लाइंट एंड ब्रोकर के बीच में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है इज कंसिडर्ड या इज ट्रीटेड एज एन लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट और एन एविडेंस कि ये सब कुछ हुआ था, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने में यूज आता है। और फिर इसमें एक चीज और होगी, दैट इज यूनिक कोड नंबर। हर ट्रांजैक्शन को स्टॉक एक्सचेंज एक कोड इशू करता है, वो कहलाता है यूनिक कोड नंबर। वो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिख के भेजेंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्रोकर सेलेक्ट किया। ब्रोकर को सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको सारी इंफॉर्मेशन जो उसने मांगी वो दे दी। उसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया उसने। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद फिर मैंने अब उसके पास ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करते के साथ उसने मेरे को ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप दी कि आपका ऑर्डर मेरे पास आ गया है। इट्स नॉट अ कंफर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। उसके बाद उसने अपने सिस्टम में एंट्री की, सिस्टम को स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट किया, और स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करने के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने फिर उस ऑर्डर को मैच करने की कोशिश की, बाय को सेल से, सेल को बाय से। मैच हो गया तो फिर अब ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इशू करेगा ब्रोकर। क्लियर? वो इस चीज की कंफर्मेशन होगी कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। क्लियर? और विद इन 24 आवर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर वो क्या इशू करेगा? कॉन्ट्रैक्ट नोट विच इज अ लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट and can be used as an evidence in case of dispute between the client and the broker। और उस पर एक यूनिक कोड नंबर होगा जो स्टॉक एक्सचेंज ने अलॉट करता है या किया होगा हर ट्रांजैक्शन के लिए जो वो अलॉट करता है। क्लियर? अब इसके बाद देखो, हमने यहां पे खरीदना था खरीद लिया, बेचना था बेच लिया। अभी सिर्फ हमारा ये जो सारा काम हुआ वो हमारा सिस्टम में हुआ है। सिस्टम में होने के बाद एक्चुअल में या तो देखो दो केस होंगे, या तो परचेज का केस होगा या फिर सेल का केस होगा। परचेज के केस में मेरे को क्या देना है? मेरे को देना है मेरे को पेमेंट। मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा परचेज जब मैंने किए, और मेरे को मिलेगा क्या? शेयर्स। अगर मैंने सेल किए तो मेरे को देना क्या है? शेयर्स, और मेरे को लेना क्या है? पेमेंट। ये मेरे को देना है और ये मेरे को लेना है। क्लियर? ये मेरे को देना है और ये मेरे को लेना है। क्लियर? तो अब एक्चुअल में जो लेना देना करना है किसके साथ करना है? स्टॉक एक्सचेंज के साथ करना है थ्रू ब्रोकर। तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर। क्लियर? तो अब हमको वो ऑर्डर सेटल करना है। ठीक, बोलते हैं कि ऑन रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट नोट किसको भेज दिया था? कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने इन्वेस्टर या क्लाइंट को भेज दिया था। तो इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर और पे कैश फॉर द शेयर्स परचेज टू ब्रोकर। अगर सेल किए हैं तो आप शेयर्स, डीमैट अकाउंट की इंफॉर्मेशन, और अगर आपने से परचेज किए
तो आपको कैश अपने ब्रोकर को दे देना है, क्योंकि आप डायरेक्टली तो स्टॉक एक्सचेंज से डील नहीं कर रहे ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात की, ये क्लाइंट, ये ब्रोकर और ये स्टॉक एक्सचेंज। तो क्लाइंट किसको देगा? ब्रोकर को दे देगा। क्या देगा? या तो कैश देगा या फिर शेयर्स देगा। ब्रोकर किसको दे देगा? स्टॉक एक्सचेंज को देगा। इसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को भी तो बदले में कुछ देना है, वो ब्रोकर को देगा और ब्रोकर फिर किसको दे देगा? क्लाइंट को दे देगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम चलता है। अब इसमें एक चीज आती है हमारी कि सेटलमेंट जो होगा स्टॉक एक्सचेंज में, जो हमारा सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट है वो है मेरा T+2 डेज का। T+2 डेज का रोलिंग सेटल सिस्टम है, जो हम लोगों का 1 अप्रैल 2003 से इफेक्ट में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे कि ये रोलिंग सेटलमेंट है क्या।